हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आज लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, बट आपको क्लास जो है वह डेली मिलेगी। ठीक है, तो आज की 3 बजे की लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, बट आपकी क्लास नहीं रुकेगी। रात का 9:30 की जो लाइव क्लास होगी वो चलेगी। ठीक है, अभी आप लोग इस वीडियो से मैनेज कर लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। लाइव नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको अगर किसी भी दिन कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो आपको मिलती रहेगी, लाइव में न सही तो इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोगों जो है वह समझ सकते हैं प्रॉब्लम को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टीजीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का, कि जो बाल मृत्यु दर है और रुग्णता। ठीक है, बाल मृत्यु दर और रुग्णता टीजीटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये क्लास 12 की बुक है और इसमें ये बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको इससे मिल जाएंगे। देखिए, इसमें दिया है शिशु की देखभाल, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु की समस्याएं, बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियाँ। तो ये तीनों चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, जिससे कि चीज़ें कम समय में ज़्यादा हमें मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिशु की देखभाल। ठीक है, शिशु की देखभाल, यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर भार व शिशु की शारीरिक प्रगति, यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, आपको मैं वो दिखाती हूँ। देखिए, जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद उसे प्रथम स्नान कराने के बाद उसका भार ज्ञात किया जाता है। यानी जन्म के बाद उसका भार कितना होता है, उस समय शिशु का भार औसतन, ध्यान दीजिए, 3 से 4 किलोग्राम होता है। प्रथम सप्ताह में शिशु का भार कुछ कम हो जाता है। कारण क्या है कि जो गर्भ में जब शिशु रहता है और बाहरी वातावरण से समायोजन करने के उपरांत प्रथम सप्ताह में उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, भार में वृद्धि होने लगती है। बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि औसत भार से कम या अधिक, यानी औसत भार से कम या औसत भार से अधिक, दोनों ही लक्षण असंतोषजनक स्वास्थ्य के परिचायक, यानी दोनों ही स्थितियों में ये हम लोग जान सकते हैं कि शिशु क्या है, अस्वस्थ है। ठीक, आगे देखते हैं। 6 माह तक प्रति 15 दिन में व 6 माह के बाद माह में एक बार शिशु के भार को अवश्य ज्ञात करना चाहिए। यानी शिशु के भार को बराबर हमें ज्ञात करना चाहिए। 6 माह तक 15-15 दिन पे करना चाहिए और उसके बाद 6 माह के बाद महीने में एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि माता स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है तथा उसे भर पेट दूध मिलता है तो उसका भार 6 माह में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि 6 माह में शिशु का भार कितना हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, 6 माह तक 115 ग्राम से 117 ग्राम प्रति सप्ताह, यानी एक सप्ताह में कितना बढ़ता है, तो 115 ग्राम से 170 ग्राम एक सप्ताह में बढ़ता है। इसके अकॉर्डिंग 6 माह के बाद शिशु का भार जन्म के भार से लगभग कितना होता है, तो दुगना हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसके पश्चात 6 माह तक 100 ग्राम से 130 ग्राम प्रति सप्ताह बढ़ता है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार 1 वर्ष का बालक जन्म के भार से लगभग तिगुना हो जाता है। 6 माह में दुगना, 3 साल भर में यानी 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं। नवजात शिशु के जन्म के बाद भार के साथ साथ लंबाई में भी वृद्धि होती है। शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, 40 से 50 सेंटीमीटर मानी गई है औसत लंबाई। 6 माह तक यह 10 से 12 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। यानी 6 माह तक कितना बढ़ जाता है, तो जन्म से 10 से 12 सेंटीमीटर अधिक बढ़ जाता है। इसके पश्चात 1 वर्ष तक लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है, यानी कि लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक शिशु की लंबाई कितनी हो जाती है, 20 से 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। आगे देखते हैं। बच्चे को माता के दूध से अलग करना क्या कहलाता है, तो स्तन त्याग कहलाता है, या फिर इसे दूध छुड़ाना भी कहते हैं। शिशु का दूध छुड़ाने का समय लगभग कितना होता है, 6 से 9 महीने माना गया है। ठीक है, एक छुड़ाने का समय यानी 6 से 9 महीने के से इसको समय माना गया है। बाकी आप 2 से 3 वर्ष तक आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप पूरक आहार दें। ठीक है, 6 महीने के बाद से बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए और दूध पिलाना क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, छुड़ाना नहीं चाहिए एकाएक। तो छुड़ाने का समय लगभग कितना बताया गया है, 6 से 9 माह तक माना गया है। अर्थात 6 माह का होने पर शिशु को कुछ अन्य मुलायम व पोषक आहार देते हुए धीरे धीरे दूध पीना कम कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर शैशवावस्था का मुख्य आहार क्या है, तो दूध है।
शैशवावस्था का मुख्य आहार दूध होता है। प्रारंभ में शिशु केवल माँ के दूध पर निर्भर रहता है। माँ का दूध शिशु का प्रकृति प्रदत्त आहार है, यानी नैसर्गिक आहार भी जिसे हम लोग कहते हैं। यही आहार शिशु के लिए सर्वोत्तम एवं आदर्श आहार माना गया है। माँ का दूध सुपाच्य होता है तथा इसमें आहार के सभी अनिवार्य आवश्यक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में विद्यमान रहते हैं। माँ का दूध ग्रहण करने से शिशु को किसी भी प्रकार के संक्रमण की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ग्रहण करने में किसी बाहरी उपकरण या साधन की भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हैं ना, यहाँ से कितने क्वेश्चन जो है वह निकल के आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आगे अब देखिए, शैशवावस्था में शिशु का मुख्य आहार दूध होता है, यह भी अब लोगों ने देखा। यह दूध यदि माँ का हो तो सर्वोत्तम हो, नहीं तो गाय, भैंस या फिर बकरी का दूध विधिवत दिया जा सकता है। ठीक है, भैंस का दूध जो है वह उतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध में वसा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। परंतु जैसे जैसे शिशु बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी आहार संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। तब क्या होता है, दूध अपर्याप्त होने लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व जो कि दूध में कम मात्रा में पाए जाते हैं वे भी अलग से दिए जाने चाहिए। शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले भोज्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूरक भोज्य पदार्थ या फिर सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो गया। आगे देखते हैं, स्तनपान छुड़ाने के बाद शिशु का आहार में क्या किस किस चीज़ की वृद्धि होनी चाहिए, तो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन, खनिज लवण, इन सब की वृद्धि जो है वह होनी चाहिए। आप लोग बराबर स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, बच्चे के दांत दूध के दांत कहलाते हैं, यानी जो बच्चे के दांत निकलते हैं वे दूध के दांत कहलाते हैं, क्योंकि यह उस समय निकलते हैं जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तथा वह मुख्य रूप से दूध पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, ये हो गया बच्चे के दांत से रिलेटेड पॉइंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, साधारणतः 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक लगभग 20 दांत निकल आते हैं। ये ही दूध के दांत कहलाते हैं और इन्हें ही अस्थायी दांत भी कहते हैं। कब तक निकल आते हैं, 2 से 2.5 वर्ष तक की आयु तक ये निकल आते हैं। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चे के नीचे के 2 दांत निकलते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बच्चे के कौन से दांत निकलते हैं, तो नीचे के 2 दांत निकलते हैं, इन्हें मध्य क्रीदंत दांत कहते हैं। आगे देखते हैं। 2 या 3 महीने में ऊपर के सामने वाले 4 दांत निकल आते हैं। इसके पश्चात कुछ महीनों तक दांत निकलना क्या हो जाता है, रुक जाता है। आगे फिर पुनः लगभग 1.5 वर्ष की आयु तक सामने वाले 2 दांतों के इधर उधर 2 दांत, ऊपर नीचे 2-2 दाढ़ें भी निकल आती हैं, इन्हें मोलार्स कहते हैं, मोलार कहते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक ऊपर नीचे 2-2 नुकीले दांत निकल आते हैं, इन्हें मेंढक दांत, ध्यान दीजिए, मेंढक दांत या फिर प्रीमोलार कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए, यहाँ पर चार्ट आप लोग देख लीजिएगा कि दांत जो है वह कितने और कब कब निकलते हैं। आगे देखते हैं हम। ये उपयुक्त 20 दांत अस्थायी होते हैं। ठीक है, बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, कई बार पूछा गया है, तो 20 होती है। 2 से 2.5 वर्ष तक की आयु तक निकल आते हैं। पुनः 5 से 6 वर्ष की आयु में ये दांत एक एक करके गिरने लगते हैं और इनकी जगह पर क्या स्थायी दांत निकलने लगते हैं। आप लोग अच्छे से पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों में होने वाले कुछ रोग। तो सबसे पहले है यहाँ पर दिया है सूखा रोग, या फिर जिसे हम लोग रिकेट्स भी कहते हैं। शिशुओं में प्रायः होने वाला सूखा रोग एक अभाव जनित रोग है। ध्यान दीजिए, अभाव जनित रोग कौन सा है, तो सूखा रोग है, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। अब लक्षण क्या है, देखिए इसके। शिशु की अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दूसरा, छाती की हड्डी कुछ उभर सी जाती है, इस उभार को रिकेट्स रोजरी कहते हैं। यानी कि जब शिशु की छाती की अस्थियां उभर जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिकेट रोजरी कहते हैं। शिशु का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है और वजन भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कारण क्या है, तो सूखा रोग का कारण है विटामिन डी। कैल्शियम एवं फास्फोरस तत्वों की भोजन में कमी से भी यह रोग हो जाता है। उपचार क्या है, बच्चों को विटामिन डी युक्त एवं फास्फोरस कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ खाने को देना चाहिए। शिशु को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिए, धूप मिलनी चाहिए, धूप से ही विटामिन डी हमें मिलता है, जिससे उसकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। विटामिन डी की कमी है तो कॉड लिवर ऑयल का जो है वह शिशु को देना चाहिए। आगे देखते हैं। साधारण ज्वर। तो शैशवावस्था के स्वास्थ्य संबंधी एक सामान्य समस्या साधारण ज्वर भी है। इस समस्या के लक्षण, कारण एवं आवश्यक उपचार देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो साधारण ज्वर निम्नलिखित। शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। लक्षण क्या है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाना, बदन में दर्द होना, प्यास अधिक लगना, चेहरा लाल होना, शरीर सुस्त और निढाल होना, शरीर में बेचैनी होना, ये हो गए लक्षण। कारण क्या है, संतुलित आहार का अभाव, कमजोरी, सर्दी जुकाम या फिर टॉन्सिल और किसी भी प्रकार का संक्रमण जो है वह ज्वर का कारण है। उपचार क्या है, तीव्र ज्वर की स्थिति में बच्चे के माथे पर ठंडी पट्टी
ठंडी पानी की भींगी पट्टियाँ रखनी चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेकर औषधि देना चाहिए, बच्चे को हर प्रकार से आराम पहुंचाना चाहिए। ये हो गया साधारण ज्वर से उपचार। आगे देख, अब देखिए शिशु का जिगर बढ़ जाना। अब ये क्या है? तो देखिए बच्चों के पाचन तंत्र से संबंधित यह रोग है यकृत या जिगर बढ़ जाना। ठीक है, यकृत या फिर जिगर बढ़ जाना, यह रोग बच्चों में अक्सर हो जाता है। इस रोग में बच्चों का पेट ढोल की तरह फूल जाता है। लक्षण क्या है? आरंभ में कब्ज के लक्षण प्रकट होते हैं जिससे बच्चे को भूख नहीं लगती। जिगर बढ़ जाने से पेट फूल जाता है, बच्चे का चेहरा पीला पड़ जाता है, बच्चे को अधिक बार शौच और फिर दस्त होने लगता है। कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण शिशु द्वारा अधिक अन्न ग्रहण कर लेना। यानी शिशु द्वारा अधिक अन्न ग्रहण कर लेने से क्या हो जाता है? उसका जिगर या फिर यकृत बढ़ जाता है। उपचार है शिशु को क्रीम निकला दूध या साधारण दूध में गर्म पानी मिलाकर देना चाहिए। योग्य चिकित्सक के परामर्श अनुसार उपचार करना चाहिए और शिशु को लिव 52 जैसा कोई लीवर टॉनिक दिया जाना चाहिए। ये हो गया शिशु का जिगर बढ़ना। अब यहाँ से ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। बच्चे में कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं कौन से? हकलाना, हड्डियों संबंधी विकार, तुतलाना या फिर रतौंधी। तो देखिए हड्डियों संबंधी विकार जो है वह कैल्शियम की कमी से होता है। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम। शिशु के दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। टीकाकरण के द्वारा क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेशन है, गलत। बीमारियों की रोकथाम है, बीमारी होने पर इलाज गलत। और रक्त परीक्षण गलत। तो क्या है? बीमारियों की रोकथाम, यानी बीमारी होने से पहले उसकी रोकथाम करने के लिए हम वैक्सीन जो है वह लगाते हैं। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है कितनी? 20। अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो तपेदिक या फिर टीबी से बचाव करता है। माँ का दूध शिशु के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है। सही है। इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये भी सही है। और यह शीघ्रता से पचता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4-5 माह के शिशु को दूध के अलावा दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गरिष्ठ आहार नहीं, पौष्टिक आहार नहीं, पूरक आहार यानी कि सप्लीमेंट्री फूड जो है वह किसे दिया जाता है? तो बच्चों को दिया जाता है। नवजात शिशु के लिए क्या उत्तम है? फल, कोलेस्ट्रम, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक। तो कोलेस्ट्रम, माँ के दूध में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रम बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। नवजात शिशु का आहार कैसा होना चाहिए? ग्लूकोज, माँ का दूध, शहद या फिर जौ का पानी। तो माँ का दूध। नवजात शिशु का आहार होना चाहिए माँ का दूध। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शिशु मृत्यु की समस्या है। चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। भारत की लगभग 68.8% जनसंख्या गाँव में रहती है। कितनी परसेंट? 68.8% जनसंख्या गांव में रहती है जो आज भी अशिक्षित और अज्ञानता के अंधेरे से घिरी हुई है। यहाँ पॉइंट क्लियर होगा। वर्तमान में भारत में बाल मृत्यु, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में भारत में मृत्यु दर कितनी है? तो 0 से 4 वर्ष यानी कि 0 से 4 जन्म से लेकर 4 वर्ष तक पर कितनी है? 1000 पर 133। डाटा याद रखिएगा कितनी है? 1000 पर 133 है, 33 है इस समय वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मृत्यु के कारण कौन कौन से हैं? बस हेडिंग ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ हेडिंग ही डिस्कस कराऊंगी। बाल मृत्यु के कौन कौन से कारण है? तो बाल विवाह है, माता की रुग्णता का प्रभाव यानी बीमारी, अधिक संतान होने से क्या होता है कि बच्चों को पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, शिशु कल्याणकारी संस्थाओं की निष्क्रियता यानी जितने भी जो संस्थाएं खोली गई हैं उनकी जो निष्क्रियता यानी कि वो काम नहीं करते हैं, इस कारण भी जो है वो बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है। दोषयुक्त प्रसूतिका गृह यानी कि डिलीवरी रूम का जो है वह अच्छा न होना, रूढ़िवादिता एवं अज्ञानता, संतुलित व पौष्टिक आहार न मिलना, ये सब भी क्या है? ये सब भी बाल मृत्यु दर के कारण है। नेक्स्ट है हमारा और कौन सा है? तो नेक्स्ट है हमारा निर्धनता, गंदगी, गर्भावस्था की असावधानी, ये सारी चीज़ें भी बाल मृत्यु दर के कारण के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बाल मृत्यु का कारण क्या है? तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं नहीं, यौन शिक्षा ये भी कारण नहीं है, परिवार नियोजन ये भी कारण नहीं है। तो बाल विवाह जो है वो बाल मृत्यु दर का कारण है। बाल मृत्यु दर को घटाने के उपाय कौन कौन से? स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाएं सही है, गर्भावस्था में देखभाल ये भी सही है, टीकाकरण एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाल मृत्यु की ऊंची दर होने का क्या कारण है? तो अनुपयुक्त भोजन,
सही है, बाल विवाह भी है और निर्धनता, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। इन सब के कारण बाल मृत्यु दर जो है वह भारत में बहुत ऊंची है। भारत में बाल मृत्यु दर कम करने के उपाय शिक्षा का प्रसार, यौन के संबंधित शिक्षा और परिवार नियोजन, ये सारे आंसर जो है वह करेक्ट है। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। आप लोग यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मातृ तथा शिशु कल्याण केंद्रों की संख्या कितनी है? तो 500 है। कितनी? 500 है। आप लोग डाटा यहाँ से याद कर लीजिएगा। निर्जलीकरण का क्या अर्थ है? तो निर्जलीकरण का अर्थ है शरीर में जल की कमी होना। आगे देखते हैं, शिशु मृत्यु का आशय क्या है? शिशु मृत्यु का अर्थ है शिशु के जन्म लेते ही मृत्यु हो जाना? नहीं। स्कूल जाने से पूर्व मृत्यु हो जाना? नहीं। जन्म से शैशवावस्था तक की अवधि में होने वाली मृत्यु क्या है? शिशु मृत्यु का आशय है। आगे देखते हैं, गर्भावस्था में धूम्रपान से क्या होता है? माँ का स्वास्थ्य ठीक रहता है? नहीं। गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। गर्भावस्था में महिला को मिलना चाहिए केवल फल, केवल दूध, संतुलित आहार या जो भी उपलब्ध हो। तो गर्भावस्था में माता को संतुलित आहार मिलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शिशु के लिए माँ का दूध उपयोगी होता है क्योंकि इसमें रोग के कीटाणु से लड़ने की क्षमता होती है, सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, या सरलता से पचता है। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। अब लास्ट चैप्टर देखते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा आज का बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियाँ। ठीक है, यहाँ पर सच कुछ ऐसी लाइनें नहीं दी हुई हैं। आगे देखते हैं, मातृकला एवं बाल कल्याण। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि मातृत्व संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो मातृकला के अंतर्गत किया जाता है। मातृकला वह विषय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मातृत्व संबंधी अध्ययन किया जाता है। मातृकला के अंतर्गत मातृत्व के अध्ययन के अतिरिक्त गर्भावस्था का भी अध्ययन, परिवार नियोजन तथा कल्याण का अध्ययन एवं प्रसूता एवं नवजात शिशु का भी अध्ययन, शिशु के स्वास्थ्य का अध्ययन भी किया जाता है। यह संपूर्ण ज्ञान बाल कल्याण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो भी है वह हम किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं? तो मातृकला के अंतर्गत, यानी मदर क्राफ्ट के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बात समझिए। आगे देखते हैं, मातृ शिशु कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। सरकारी व्यवस्था कौन कौन सी है? तो देखिए, केंद्रीय सरकार ने इस कार्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की सहायता के लिए एक विशेष परामर्शदाता की नियुक्ति की है। ठीक है, इसमें क्या होता है, धन जो है वह केंद्र सरकार देती है, जबकि व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकार करती है। धन कौन देता है? केंद्र सरकार। व्यवस्था कौन करता है? तो राज्य सरकार। अब देखिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम चलाना, राज्यों को इन कार्यों के लिए विशेष अनुदान देना, स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देना, यानी एनजीओ को भी जो है वह फंड मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सीधा संपर्क, फॉर एग्जाम्पल WHO, यूनिसेफ, इन सब से सीधा संबंध, परिवार नियोजन का कार्य, ये सारे कार्य जो है वह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। आगे देखते हैं, राज्य सरकारों की योजनाएं। तो राज्य सरकारों की योजनाएं देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इस समय उत्तर प्रदेश में मातृ शिशु कल्याण केंद्रों की संख्या कितनी है? लगभग 500 है। आप लोग डाटा यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे है कि शिशु कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठन, यानी जो एनजीओज हैं, कौन कौन से हैं? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। वास्तव में यह स्वतंत्र रूप से मातृ शिशु कल्याण सर्वाधिक सक्रिय रूप से कार्यरत है। सबसे ज़्यादा सक्रिय यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वह सबसे ज़्यादा एक्टिव है। केंद्रों द्वारा संचालित मातृ व शिशु कल्याण केंद्रों में यह माताओं व शिशुओं को निःशुल्क दूध औषधियाँ प्रदान करने में स्वतंत्र रूप से अत्यंत प्रशंसनीय योगदान जो है वह दे रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि क्या है? यूनिसेफ है। ठीक है, यूनिसेफ यह संगठन 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप, कौन सा युद्ध? तो द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप बच्चों को पोषक तत्व और रोगों से उपचार के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है, वह यूएनओ के साथ मिलकर यूएनओ के अंतर्गत 2 संगठनों की सहायता से और भी सेवा का कार्य कर रहा है। यानी यूएनओ के अंतर्गत 2 और कौन से संगठन है जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? तो वो है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 संगठन यूएनओ के अंतर्गत चलाए जाते हैं, जो कि किसके लिए हैं? तो बच्चों एवं माताओं के लिए है। आगे देखते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मातृ व शिशु कल्याण के लिए मुख्य रूप से किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं? तो प्रसव पूर्व सुरक्षा, प्रसवकालीन सहायता, प्रसव उपरांत देखभाल। तो ये सारी
जो है वह सुविधाएं, ये सारे काम जो है वो मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए मुख्य रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। यूनिसेफ का कार्य क्या है? वन्य पशुओं की सुरक्षा करना नहीं, माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य की रक्षा देना, यह है यूनिसेफ का कार्य। रेड सोसाइटी का कार्य क्या है? तो अनाथालयों की सहायता करना, महिलाओं की सहायता करना, बालक बालिकाओं की सहायता करना, ये सारे जो है वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की काम है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। 9:30 बजे लाइव क्लास के लिए ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।